नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। मां गंगा की डोली मुखबा से कल पहुंचेगी गंगोत्री धाम। श्रद्धालुओं का पहला दल हुआ रवाना। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली बैठक। प्रदेश के पॉली हाउस स्थापना कार्यों की समीक्षा की। RIDF योजना के तहत दिए अधिकारियों को निर्देश। देहरादून में 30 अप्रैल को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। राज्यसभा सदस्य बंसल बोले, पार्टी कर रही जनता को भ्रमित, खुद संविधान का गला घोंटने का किया काम। हल्द्वानी में एसडीएम और नगर आयुक्त की टीम की छापामारी। क्लिनिक संचालक से कागजात मांगने पर आयुर्वेदिक लाइसेंस किया पेश। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन से मांगा स्पष्टीकरण। और चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर बदल सकता है मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते तेज हवा चलने के आसार। प्रशासन ने कहा, तीर्थयात्री गर्म कपड़े साथ लेकर आएं। और अब खबरें। सबसे पहले चारधाम यात्रा की जो कल से शुरू हो रही है। तीस अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार ने इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मंगलवार को मां गंगा की डोली मुखबा से सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी। इसके बाद यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था रवाना हो रहा है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर से जयकारे गूंजे हैं। श्रद्धालुओं के पहले दल ने चारधाम की ओर आस्था के कदम बढ़ाए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से आए श्रद्धालु रवाना हुए। ट्रैवलर्स कारोबारी भी अब फूले नहीं समा रहे हैं। हरिद्वार में रौनक और उल्लास का माहौल है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कड़ी तैयारियां पूरी की हैं। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। 30 अप्रैल से विधिवत यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन आस्था के पहले ही काफिले ने हरिद्वार से श्रद्धा की राह खोल दी है। हरिद्वार देश भर के श्रद्धालुओं का संगम स्थल बन गया है। माया देवी के प्रांगण से आस्था की पहली रथ यात्रा निकली है। चारधाम की ओर कदम बढ़ चुके हैं। भक्तों के चेहरों पर अटूट विश्वास और अदम्य उमंग देखी जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही है। चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल से शुरू होगी और इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं के लिए सरकार की ठोस और गंभीर रणनीति तैयार की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर पूरी तैयारी की जा रही है। यहां पर जहां जहां एवलांच की समस्या आती है, वहां पर JCB को तैनात कर दिया गया है। साथ ही इस बार चारधाम के परिसर का इंश्योरेंस भी करवाया गया है। देखिए, ऐसा है, हमारा उत्तराखंड के पाकिस्तान का बॉर्डर लगता नहीं है, तो यहाँ इतना इंटरप्रिटेशन नहीं है और यहाँ पर काफ़ी हमारी पुलिस सजग है। कोई भी ऐसी घटना होती नहीं है और हमने पूरे यात्रा मार्ग में जहाँ जहाँ भी एवलांच होता है, जहाँ जहाँ भी पहाड़ गिरने की संभावना है, वहाँ पहले ही JCB तैनात कर दिए हैं। मार्ग खुला रहेगा, उसका पूरा हमने बंदोबस्त किया है और निश्चित रूप में मैं कामना करता हूँ भगवान बद्री विशाल से कि यात्रा सबकी सरल और सुगम।
चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समय से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को धाम यात्रा मार्ग, होर्डिंग पॉइंट्स और मेडिकल हेल्थ पोस्ट पर बिजली, पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। दूरसंचार विभाग को यात्रा मार्ग के साथ ही बद्रीनाथ और घाघरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी सुचारू करने और आपदा प्रबंधन अधिकारी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। जिला पूर्ति अधिकारी को पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक रखने और पेट्रोल पंपों पर पानी और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ को परिवहन व्यवस्था के साथ ही गाड़ियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत में अब चंद घंटों का वक्त बाकी है। आपको बता दें, उत्तराखंड में कुल 336 लैंडस्लाइड जोन हैं। इनमें गढ़वाल मंडल के जिलों में 163 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित हैं। कुमाऊं मंडल के जिलों में 173 लैंडस्लाइड जोन चिन्हित हैं। वहीं चारधाम यात्रा पूरी तरह से गढ़वाल मंडल में पड़ती है। यहां पर अमूमन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे जोन पर नियंत्रण रखने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जहां पर पहले से लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, उन सभी जोन पर काम किया जा रहा है। देखिए, जो पहले से स्लाइड आते रहे हैं, जहाँ पे पहले से जो आइडेंटिफाइड है, उन पे काम चल रहा है। उनको क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको करने में, वो काम चल रहा है। जो नए डेवलप हुए हैं उनके लिए प्रपोजल बनाया जा रहा है, उसका डीपीआर बनाया जा रहा है, उसको सैंक्शन कराया जाएगा और उस पर भी लॉन्ग टर्म जो हमारे काम है वो किए जाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान बिना ग्रीन और ट्रिप कार्ड के किसी भी वाहन को यात्रा मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए जगह जगह आरटीओ प्रशासन की ओर से टीम तैनात की गई है। देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि इसके लिए पहले से ही विभागीय स्तर पर तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस बार रोडवेज से 125 बसों को यात्रा मार्गों पर संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट वाहन भी मुहैया कराए गए हैं। साथ साथ कुमाऊं से भी जरूरत पड़ने पर वाहनों को मंगाया जाएगा। आरटीओ संदीप सैनी ने सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि लंबी दूरी के वाहनों को लाने के बाद वाहन चालकों को समय समय पर आराम करने के बाद ही आगे की यात्रा करने दी जाए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चारधाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी जितनी भी चेक पोस्ट हैं वो सारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। हमारी कुठाल गेट, तपोवन, भद्रकाली, सत्यनारायण और कटापत्थर, यहाँ पर सारे वाहन चेक होंगे। बिना ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड, रजिस्ट्रेशन के किसी भी गाड़ी को मूव नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए सभी गाड़ी वालों से अपील है, जो भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो पहले अपने कागज दुरुस्त करें, ताकि किसी भी यात्री को किसी भी तरह की हानि ना हो। और गाड़ियां हमारे पास पर्याप्त हैं। हमारे पास रोटेशन में लगभग 1800 गाड़ियां हैं और उसके अलावा टेम्पो ट्रैवलर्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की गाड़ियां भी हैं। और हमने कुमाऊं से भी लगभग 100 गाड़ियों की रिक्वेस्ट करी है कि अगर हमारे पास गाड़ियों की इन केस अगर कमी पड़ती है तो उनको यूज़ कर सकें। और रोडवेज भी इस बार 125 गाड़ियां अपनी यात्रा में चला रहे हैं। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत प्रदेश में पॉली हाउस स्थापना कामों की जिलेवार समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि RIDF योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में 14,777 पॉली हाउस का निर्माण कार्य हर हाल में अगले महीने यानी कि अगले साल मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। 304.43 करोड़ की एक योजना जो 25 सितंबर 2023 को जिसका जियो हो गया था, जिसमें हमें 50 से 100 मीटर के पॉली हाउस हमने लगाने थे, 14,777 कि जो कि पीडब्ल्यूडी से जो एसवार होता है कि मतलब उसका ढुलान का रेट निर्धारित होने के कारण दिसंबर 24 में फिर इसका रेट निर्धारण हुआ, जिसकी वजह से ये योजना डिले हो गई। और अभी तक की जो प्रगति में देता था, मुझे जब देखा कि इसमें काम नहीं हो रहा तो आज मैंने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली
जहां 14,777 हमने 26 तक मार्च 26 तक पूरे करने हैं। 30 अप्रैल को देहरादून में होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में बौखलाहट देखी जा रही है। इसके चलते आज रुड़की के एक होटल में राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली उत्तराखंड की जनता को महज भ्रमित करने के लिए की जा रही है, जबकि कांग्रेस ने खुद ही संविधान का गला घोंटने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक दर्जनों बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी संविधान लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति, किसी चीज में कानून न्यायालय किसी चीज में भी आस्था नहीं है। समय समय पर ये उसने अपने आचरण व्यवहार विचार से व्यक्त किया है। वो कल देश में 30 तारीख को संविधान बचाओ दिवस के नाम पर जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम कर रही है कि किस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस के नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, सबने संविधान के साथ हर कदम पर खिलवाड़। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए 1.5 साल का वक्त रह गया है और ऐसे में सभी दलों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में पार्टी महज 19 सीट पर लड़ी थी और बिना किसी गठबंधन के 2 सीट पर जीत हासिल की, जबकि अन्य सभी दलों ने गठबंधन का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 402 सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक चुनाव मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के साथ चुनावी रण में उतरना है या नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया तय करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी क्रम में पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुमित पांडे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने रामनगर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाते हुए वाहनों के चालान काटे और हजारों रुपए का जुर्माना वसूला। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि रामनगर और कालाढूंगी क्षेत्र में पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। देखिए, रामनगर क्षेत्र में और कालाढूंगी हर जगह पे ही हमारा जो है वाहनों के खिलाफ, जो कि ऐसे वाहन जिनमें ट्रिपल राइडिंग हो रखी है और जिनके जो विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ही कार्रवाई की जा रही है। विदाउट नंबर प्लेट्स गाड़ियों को भी रोका जा रहा है और ये अभियान जो है लगातार चलाया जाएगा, आगे भी चलाया जाएगा। मेरी जो है सभी से अपील रहेगी कि आप जो है वाहन में जैसे ही बैठते हैं हेलमेट ज़रूर लगाएं, ट्रिपल राइडिंग अवॉइड करें और ये अभियान लगातार चलाया जाएगा पुलिस द्वारा। हल्द्वानी में बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के एक निजी क्लिनिक में एसडीएम और नगर आयुक्त की संयुक्त टीम ने छापामारी की। जानकारी के मुताबिक एसडीएम राहुल शाह के नेतृत्व में एक कार्रवाई की गई। छापामारी के दौरान जब क्लिनिक प्रबंधन से लाइसेंस मांगा गया तो उन्होंने आयुर्वेदिक लाइसेंस पेश किया, जबकि मौके पर अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल होता पाया गया। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि क्लिनिक में न केवल इलाज किया जा रहा था बल्कि मरीजों को एडमिट भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, प्राथमिक जांच में यह भी मालूम चला है कि वहां पर एक तरह से डेंटिस्ट क्लिनिक भी चलाया जा रहा था। बिना उचित लाइसेंस और अनुमति के इस प्रकार की गतिविधि न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि मरीजों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। फिलहाल प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा है और आगे की कार्रवाई के संकेत दिए हैं। में बिना सीमो की अनुमति के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बिना लाइसेंस के
एक क्लिनिक संचालित होना पाया गया। मौके पे इनके द्वारा आयुर्वेदिक डिग्री दिखाई जा रही है, लेकिन इनके द्वारा एलोपैथिक दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इसके अलावा इनके पास मौके पे डेंटल चेयर भी है, जिसमें इनके द्वारा डेंटल सर्जरी संभवतः की जा रही है। सभी अभिलेखों की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से इसमें आगे की जांच की जाएगी और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। बाबा केदार की मूर्ति को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित उनके शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ से सोमवार को फूलों से सजी एक डोली में केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। हर साल गर्मियों में केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ये रस्म निभाई जाती है। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की मूर्ति को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और बाबा केदार के जय घोष के बीच डोली इस पंचमुखी उत्सव मूर्ति को लेकर केदारपुरी के लिए निकली। ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नौमि केदारनाथम। आज भगवान श्री केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली अपने कैलाश धाम के लिए प्रस्थान करेगी और देश विदेश से यहाँ पे भक्त लोग आए हैं। सब में बहुत उत्साह है, स्थानीय लोगों में सब। और 2 मई को प्रातःकाल अमृत वेला में भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। व्यवस्थाएं यात्रा के लिए पूर्ण हो चुकी है और जो मतलब दुकानें वगैरह होती हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में टेंट वगैरह की व्यवस्था होती है, GMBN का काम है, वो सब पूर्ण हो चुका है। और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे पानी की व्यवस्था है, इस बार जो वाटर ATMs वगैरह नहीं लगाए जा रहे हैं और रास्ते में जो है रास्ते ठीक कर दिए गए। पैदल रास्ता पूरा जो क्षतिग्रस्त हो गया था वो पूर्ण ठीक कर दिया गया है। देखिए, मंदिर समिति इस बार बहुत बृहत इस व्यवस्थाएं कर रही है। हमारी गेस्ट हाउस चाक चौबंद है। इवन कि हमने इस बार एक ग्रीन यात्रा का कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चले हैं। जो प्रसाद जो है जूट के बैग में दिया जाएगा और जो रुद्राभिषेक होता है वो बैग में दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस प्रसाद को घर ले जाएंगे। और साथ ही साथ एक नई चीज़ हम लोगों ने किया है कि जो प्रसाद है वो पोस्ट ऑफिस के साथ हमने एक MOU किया है और वो 72 घंटे के भीतर पूरे हिंदुस्तान में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाएगा। और 140 कंट्री में अगर वो मंगाना चाहते हैं तो विश्व के 140 कंट्री के साथ भी हमारे प्रसाद का टाई अप हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। हाल ही में ताजा मामला विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का देखने को मिला, जिसमें वो ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोकलैंड मशीनों से नदियों में खनन हो रहा था, इसे उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रात में यमुना में भारी पुलिस बल तैनात हो जाता है, जो खनन करने वालों को सुरक्षा मुहैया करवाता है। उत्तराखंड में खनन नीति के तहत उप खनिज चुगान की अनुमति दी जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार की शह पर नदियों में चुगान के बजाय मशीनों से खुदान किया जा रहा है। करण माहरा ने कहा कि उप खनिज चुगान के दौरान 3 फीट गहराई तक ही उप खनिज निकाला जाता है, लेकिन इन दिनों यमुना में पोकलैंड मशीन से 10 से 12 फीट तक खुदाई की जा रही है। आसपास की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। उन्होंने यमुना में पोकलैंड मशीन से किए जा रहे खनन पर रोक लगाने की मांग राज्य सरकार से की है। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के इसमें उतर रहे हैं, तो मामला तो गंभीर है ही और जनता में इसकी चर्चा भी है, इसलिए भी ये गंभीर विषय है। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं। कभी विपक्ष के द्वारा तो कभी सत्ता पक्ष के ही प्रतिनिधियों के द्वारा ये सवाल उठाए जाते हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। ऐसे में एक बार फिर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी खुद अवैध खनन वाले क्षेत्र में जाकर वाहनों को पकड़ा और पुलिस प्रशासन से उसकी शिकायत भी की। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इसका कारण है कि विधायक खनन वाले क्षेत्र में जाकर कई जगह फोन करने के बावजूद 1 घंटे तक पुलिस का इंतजार करते रहे।
यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेकर चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर जरूर किया, लेकिन विधायक के कई फोन करने के बावजूद पुलिस प्रशासन में तत्परता न दिखाई देना गंभीर सवाल खड़े करता है। देखिए, शासन को देखना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक अगर कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और यदि कोई अवैध खनन जैसा विषय वहाँ पर चल रहा है तो उसको लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और यदि इस प्रकार कोई हो रहा है उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान सामान्य विधायक नहीं है, बहुत सीनियर विधायक हैं, 91 में विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के सदन के भी सदस्य रहे, हमारे यहाँ भी वर्तमान में लगातार वहाँ पर सदन के सदस्य हैं। उनका एक बड़ा ऑरा भी है और अनुभव भी है। मैं समझता हूँ जो भी परिस्थितियां होंगी मुन्ना सिंह जी स्वयं निपट लेंगे, इतना मुझे उन पर विश्वास है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।